एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। वीडियो से हम नित्य नए विषयों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो इसी वीडियो की अगली कड़ी में हम उपस्थित हैं अपने नए विषय शिक्षा के प्रकार के साथ। जी हाँ, आज हम यहाँ बृहद चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में। आप सभी शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति आदि के बारे में जान चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन विषयों से संबंधित आपके मन मस्तिष्क में कोई उलझने नहीं होंगी। तो हम आज अपने इस विषय पर आते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के वैसे तो 3 प्रकार हैं: औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं हम, तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला दोनों निर्धारित उद्देश्य, निर्धारित वातावरण के तहत अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के जिस सुगठित प्रणाली द्वारा व्यवहार में संशोधन किया जाता है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक भी सचेत होता है और छात्र भी सचेत होता है। शिक्षक इसलिए सचेत होता है क्योंकि उसको कुछ सिखाना है और छात्र इसलिए सचेत होता है क्योंकि उसे कुछ सीखना है, क्योंकि वे दोनों ही एक निर्धारित वातावरण में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपने आप को एक सुगठित प्रणाली के तहत अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में स्कूल और कॉलेज में प्राप्त होने वाले शिक्षा आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यह सुगठित व्यवस्था है, पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर अबाध रूप से चलती रहती है। वैसे तो हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा सिर्फ स्कूल और विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये उसके बाहर भी चलती रहती है। पर क्योंकि कोई भी व्यवस्थित शिक्षा का रूप है, व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करने कराने का जो स्वरूप है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्कूल कॉलेज की हम बात करें तो आप सभी देखते होंगे कि एक बच्चा अपने निर्धारित समय पर तैयार होकर विद्यालय में आता है। विद्यालय प्रवेश के साथ ही उसकी जो सारी गतिविधियां हैं वो पूर्व निर्धारित होती हैं। विद्यालय में प्रारंभ किया, क्लासरूम तक गया, फिर एक निश्चित बेल का अनुसरण किया और फिर वो वंदना के साथ अपने विद्यालयी रूटीन को आरंभ करता है। सब सुनियोजित है, सब सुगठित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुगठित व्यवस्था, पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनौपचारिक है, अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा में कई नियमों अधिनियमों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे 10 से 4 ये सभी नियम हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड ऐसे करके 8 पीरियड हो गया आपका। बीच में ब्रेक होगा, लंच होगा, किस पीरियड के लिए कौन से टीचर असाइन है, किस पीरियड में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आदि आदि बातें। ये सभी बातें नियम और
अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यानी हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में, अनौपचारिक शिक्षा में सब कुछ सुनियोजित होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ सुगठित होता है और उस सुगठित प्रणाली के अंतर्गत पठन पाठन की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अब हम आते हैं औपचारिक शिक्षा की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब हम आते हैं, देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या लिमिटेशंस हैं। खर्चीली है, स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल खर्चीली है। स्कूलों और कॉलेजों में जो पैसों का खर्च होता है उससे तो कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने में या वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी खर्च है। बिना खर्चे का ये संभव नहीं है। अपव्यय तथा अवरोधन। मान लीजिए अगला हमारा पॉइंट है अपव्यय तथा अवरोधन। लिमिटेशंस का दूसरा पॉइंट अपव्यय तथा अवरोधन। अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अपना वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया, विद्यालयी जीवन तक पार करते करते उसके जीवन की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिससे आगे की वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। तो क्या हुआ? अवरोधन तो हो गया कि मतलब उसका जो शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग है अवरुद्ध हो गया और जितना पहले खर्च हो चुका है वो सब बेकार हो गया। क्योंकि मान लीजिए जैसे विद्यालयी जीवन में ही कक्षा 1 से प्रारंभ करता है और 10वीं आते आते तक वो बोर्ड नहीं दे पाता है, तो स्वाभाविक है कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया उस बालक की पठन पाठन की प्रक्रिया चौपट हो जाती है। बंधन। औपचारिक शिक्षा में बंधन है। ये बंधन क्या है? निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित वातावरण, समय सीमा आदि बातें इसमें सम्मिलित हैं। मतलब औपचारिक शिक्षा बंधन में ही संपन्न होती है। ये इसका तीसरा लिमिटेशंस है। परीक्षा प्रदान। आप सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने बताया कि विद्यालय शिक्षा या महाविद्यालय शिक्षा आते हैं और महाविद्यालय शिक्षा हो या विद्यालय शिक्षा हो, ये बिना परीक्षा के बेकार है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा परीक्षा प्रदान है। मतलब बिना परीक्षा की इसकी संकल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा ये रहा औपचारिक शिक्षा के लिमिटेशंस, सीमाएं। इसके अंतर्गत हमने 4 बातों को देखा। पहला है खर्चीला है ये, इसमें अपव्यय तथा अवरोधन भी है, ये बंधन भी है इसमें और यह परीक्षा प्रदान है। अब हम आते हैं औपचारिक शिक्षा के विश्लेषण की बात करते हैं और वो भी दार्शनिक विश्लेषण। दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत हम सबसे पहले अर्थ को समझेंगे। और अर्थ क्या है? थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया कि सुगठित प्रणाली द्वारा व्यवहार में विशिष्ट संशोधन। सुगठित प्रणाली द्वारा व्यवहार में विशिष्ट संशोधन है हमारा ये अनौपचारिक शिक्षा। हम
बात कर रहे हैं दार्शनिक विश्लेषण की, और उसमें पहले बिंदु के अंतर्गत अर्थ को समझ रहे हैं कि दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत अर्थ क्या हुआ। औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का अर्थ हुआ सुगठित प्रणाली के अंतर्गत व्यवहार में विशिष्ट संशोधन, यही औपचारिक शिक्षा है। अब दूसरा हमारा है क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में बात करें तो औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। अभी हुई थोड़ी बहुत चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि तक ये सीमित है। समय, तीसरा पॉइंट है हमारा समय। यह विद्यालय से प्रारंभ होती है और महाविद्यालय तक समाप्त हो जाती है। ये सब चल रहा है दार्शनिक विश्लेषण। अब हम आते हैं प्रवेश करने की बात। चौथा बिंदु है हमारा प्रवेश। इसमें प्रवेश और निकास के समय निश्चित हैं। स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अगर आपका मन करता है कि हम क्लास 8 पास करके निकलें तो निकलते ही हैं, क्लास 10 का परीक्षा दे के बाहर निकलें तो निकलते ही हैं। यानी आपका विद्यालय में प्रवेश हुआ है, महाविद्यालय में प्रवेश हुआ है, तो आपका निकास भी संभव है, निश्चित है। उद्देश्य, औपचारिक शिक्षा, प्रारंभ से ही हम बात करते आ रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा निश्चित उद्देश्य के लिए सुगठित किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है साधन। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम साधन की बात करते हैं तो ये भी औपचारिक ही होंगे। औपचारिक का संबंध है शिक्षक से, निश्चित स्थान से। निश्चित स्थान में यहाँ आ गया आपका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। निश्चित समय से यानी सभी चीज़ें, शिक्षा ग्रहण के जितने भी साधन हैं वो सभी औपचारिक हैं। अभिकरण, अभिकरण की बात करें, एजेंसीज जो हैं वो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि ही आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावे बहुत कम निश्चित साधन है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल, कॉलेज के अलावे औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। एक निश्चित संगठन, एक निश्चित शिक्षा प्रदान करने वाली इकाई, संस्था, वो भी है, वो भी आपका औपचारिक शिक्षा का अभिकरण बन सकता है। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा के अभिकरण के रूप में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि की। तो यही वो स्थान है जहाँ से हम औपचारिक शिक्षा भली भांति ग्रहण करते हैं। संस्था, अगला पॉइंट है हमारा संस्था। दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत हम संस्था की बात कर रहे हैं, और संस्था के अंतर्गत इसमें अध्यापक और छात्र दोनों शिक्षा के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा प्रदान करने और कराने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक विशिष्ट उद्देश्य को सामने रख कर ही शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्था के रूप में दोनों सचेत होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। अब हमारा अगला पॉइंट है समय निर्धारण। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम कई बार बात कर चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय आते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? प्री प्लान्ड होते हैं। सबका निश्चित समय होता है। स्कूल है 7 बजे प्रारंभ होगा, 2 बजे समाप्त होगा, 10 बजे आरंभ होगा, 4 बजे समाप्त होगा, आदि आदि।
उसी तरह से महाविद्यालय के भी नियम है और उसी तरह से विश्वविद्यालय के भी नियम है। अगला बिंदु है हमारा विधियाँ। औपचारिक शिक्षा में अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षक जो है विभिन्न विधियों का उपयोग करता है कि हमारा कैसे अधिगम प्रभावी हो, शिक्षण हमारा प्रभावी हो, छात्र जो है उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो, जिसके आधार पर वो प्रभावी अधिगम अपना कर पाए। और इन विधियों में क्या आता है? व्याख्यान आता है, नोट्स देने की विधि है, प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है, परियोजना विधि है। यानी बच्चे किसी विशिष्ट विषय को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को ही सामने रखकर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है या प्राप्त की जाती है, तो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी इम्प्लीमेशन करता है। और उन शिक्षण विधियों में ये तमाम सारी बातें आती हैं: व्याख्यान, परियोजना, नोट्स, चर्चा, प्रदर्शन आदि आदि। अब हम आते हैं कि इसमें अध्यापक किस प्रकार के होते हैं। दार्शनिक विश्लेषण के अंतर्गत हम बात करेंगे अध्यापक की। तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापक ही होंगे, क्योंकि औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया में एक्सपर्ट प्रशिक्षित शिक्षक ही किसी उद्देश्य को, शिक्षा प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य को सफल बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। स्थान की बात करें तो स्थान में क्या है? औपचारिक शिक्षा का स्थान निर्धारित होता है और वह है विद्यालय, महाविद्यालय की चारदीवारी। अब हम वातावरण की बात करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के जो वातावरण है वो कृत्रिम है। हम विद्यालय में प्रवेश करने के साथ ही उस कृत्रिम वातावरण को तैयार करते हैं, जिसमें हमारा माइंड जो है सेटअप हो जाता है कि हम पठन पाठन के लिए ही इतने समय के लिए बने हुए हैं, अन्यथा किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में पठन पाठन हेतु कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम इसमें जो है आपका वो संकुचित एवं निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। मतलब अगर बच्चा क्लास 5 में है तो सिर्फ उसको संज्ञा ही पढ़नी है, सिर्फ उसको क्रिया ही पढ़नी है, यानी व्याकरण के अन्य भागों से अभी उसे अछूता रखा गया है। यानी निर्धारित किए जाते हैं कि आपको इस भाग को इस बिंदु को पढ़ना है। आपका संकुचित मतलब इस जो पाठ्यक्रम होता है उसका उद्देश्य होता है सिर्फ विषयगत ज्ञान प्रदान कर देना, सिर्फ उद्देश्य के रास्ते पर अग्रसर कर देना। अनुशासन की बात हम करते हैं तो औपचारिक शिक्षा में अनुशासन कठोर होता है। हम सभी उस कठोर अनुशासन से गुजरे हैं और आप सभी गुजर रहे हैं। विद्यालयी वातावरण में प्रवेश के साथ ही यह निर्धारित हो जाता है कि आपको कालांश के दौरान इधर से उधर घूमना नहीं है, शांति से क्लास में बैठे रहना है। पानी पीने के लिए प्रत्येक कक्षा से कितने बच्चे बाहर जाएंगे, कितने बजे आपकी छुट्टी होगी, कितने बजे आपको लाइब्रेरी में जाना है,
फलाना फलाना तमाम बातें इसमें सम्मिलित हैं। यानी यहाँ अनुशासन बहुत कठोर होता है। आपको अगर खेल के मैदान में भी जाना है तो उसका भी एक समय निर्धारित होता है। पानी पीना है तो उसके भी कायदे हैं। अनायास उठकर ऐसे ही कहीं नहीं चल देना है। अब देखिए, संसाधन की बात करें तो भौतिक संसाधन का तो उपयोग होता ही है। मानवीय संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। परीक्षाएं, औपचारिक शिक्षा में परीक्षाएं की बात करें तो परीक्षाएं निश्चित हैं। परीक्षाओं के बिना औपचारिक शिक्षा का अस्तित्व ही अधूरा है, क्योंकि बिना परीक्षा के आधार पर हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते और औपचारिक शिक्षा बिना प्रमाण पत्र के अधूरी है, क्योंकि वो प्रमाण पत्र ही हमारा दर्पण है कि हमने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। अब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मानसिक तनाव की। तो हम सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तनाव उत्पन्न होता है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। मानसिक तनाव का तात्पर्य यहाँ ये है कि हमको निश्चित समय में इतने सब्जेक्ट को पढ़ लेने हैं, होमवर्क करना है, याद करना है, आदि आदि बातें इसमें सम्मिलित हैं। अभिप्रेरणा की बात करें तो इसमें अत्यधिक अभिप्रेरणा का उपयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में अध्यापक और छात्र दोनों शामिल होते हैं, इसलिए अभिप्रेरणा का प्रयोग भरपूर किया जाता है। अब हम नियोजित है कि नहीं है इस पर बात करेंगे तो बिल्कुल नियोजित है। हम पिछले कुछ समय से चर्चा करते आ रहे हैं। इसे एक पद्धति में नियोजित किया जाता है और स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रदान किया जाता है। इसका समय निश्चित होता है। और हम अगले विषय बिंदु पे आते हैं तो थोपी हुई होती है। ये औपचारिक शिक्षा थोपी हुई शिक्षा है, क्योंकि ये छात्र के ऊपर लाद दी जाती है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। इसको पढ़े बिना आप अपना सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, आप अपना बोर्ड पास नहीं कर सकते हैं। असफलताएं, औपचारिक शिक्षा जो है असफलताओं को दूर करने के सिद्धांत पर काम करती है। मान लीजिए स्कूल या कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो क्या उनको असफल होने के लिए पढ़ाया जाता है? नहीं, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सिर्फ परीक्षा ही नहीं, वो उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा असफलताओं को दूर करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा पर विचार करने से पहले हम जान लें कि अनौपचारिक शिक्षा है क्या। औपचारिक शिक्षा है सुगठित प्रणाली के अंतर्गत व्यवहार में विशिष्ट संशोधन अनौपचारिक शिक्षा है। और जस्ट इसके विपरीत है, उल्टा है कि यह अनायास ही ग्रहण हो जाती है, अचानक से ही इस शिक्षा को ग्रहण कर लिया जाता है। इसके लिए कोई निश्चित वातावरण नहीं तैयार किया जाता, कोई निर्धारित मानदंड तैयार नहीं किया जाता। यह अनायास ही आसपास या फिर अपने घर परिवार से ही हम ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना सचेत प्रयास के ही हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसमें न तो शिक्षक और न ही शिक्षार्थी शिक्षा प्रक्रिया के प्रति सचेत होता है। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता का पालन भी नहीं किया जाता, किसी औपचारिकता का
पालन नहीं किया जाता। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के क्रम में वह किसी व्यक्ति के माध्यम से यातायात के नियमों या ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेता है। तो यह जानकारी शिक्षा ही है। और हम शिक्षा की बात करते हैं तो यही है अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि वह बालक सचेत होकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसे एक अजनबी के माध्यम से अनायास ही ट्रैफिक के नियमों का ज्ञान प्राप्त हो गया। यही अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा दैनिक जीवन में कहीं भी कभी भी अपने अनुभवों से प्राप्त हो जाती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा में अनुभवों की प्रधानता होती है। व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने किसी स्व कार्य के स्व अनुभव के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में जब हम अपने विचार के स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है? आजीवन चलती है। पहला है आजीवन प्रक्रिया। आजीवन प्रक्रिया में है कि यह जीवन भर चलते रहती है और मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। आपने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के उद्देश्य आदि में कई बार ये बातें रिपीट हो चुकी हैं कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ शिक्षा के प्रकारों की, और प्रकारों में 3 प्रकार, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा अंशौपचारिक। तो हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा की। और अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम यहाँ बात रख रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा के पक्ष में। पहला था आजीवन प्रक्रिया, दूसरा है अनुभव से सीखना, यानी यह अनुभव प्रधान होती है। अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अनुभव द्वारा सीखता है, अतः यह ज्ञान उसके मन में अस्थायी रहता है। औपचारिक शिक्षा के तुलना में औपचारिक शिक्षा के तुलना में अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति में जो ज्ञान भरता है वह शीघ्रता से नहीं भूलता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो स्व अनुभव से जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वह अविस्मरणीय होता है, वह भूलने योग्य नहीं होता है, वह मस्तिष्क में टिकाऊ रहता है। इसलिए हम कार्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं, इसीलिए हम स्व अनुभव आधारित शिक्षा की बात करते हैं। अब ये कितना प्रभावशाली होता है इसके पक्ष में हम बात करेंगे कि अभी आपने सुना कि स्व अनुभव पर आधारित है तो प्रभावशाली तो होगा ही। व्यक्ति पर अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि पहले 5 वर्षों में व्यक्ति की बुनियाद रखी जाती है। पहले 5 वर्षों में बच्चे की शिक्षा अनौपचारिक होती है। हम सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बाय बाय, किसी को प्रणाम करना, किसी को कविता सुना देना, या फिर आदि आदि बातें सम्मिलित है। कोई बड़ा व्यक्ति आया घर में तो तुरंत से प्रणाम कर लेना, उनको बैठने के लिए कहना, उनके आगे कुछ मीठा पानी ला के दे देना। ये सब बच्चे क्या हैं, वो सारी बातें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अपने घर के परिवेश में सीख रहे हैं। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई औपचारिकता ये नहीं है। भाषा और आचरण की शिक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक रूप से होती है। सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान भी अधिकतर अनौपचारिक रूप से ही होता है। सभ्यता की बात करें, संस्कृति की बात करें तो हमें कपड़े पहनने हैं, ये कहीं सीखने नहीं जाते हैं, ये हम अनौपचारिक रूप से स्वतः सीख जाते हैं, अपने परिवार में रहकर, अपने घर में रहकर, अपने समाज में रहकर। हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, आदि आदि बातें हम अपने समाज में ही रहकर सीख जाते हैं।
इसके लिए हमें किसी औपचारिकता को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम औपचारिक शिक्षा की भांति ही अनौपचारिक शिक्षा का भी दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हमने औपचारिक शिक्षा में भी अर्थ की बात की थी और यहाँ भी हम अर्थ की बात करेंगे। तो अर्थ के लिए हम कहेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा व्यवहार का वह संशोधन है जो बिना किसी सचेत प्रयास के सहज रूप में होता है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि न इसमें शिक्षा देने वाला सचेत होता है और न ही ग्रहण करने वाला सचेत होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं और दूसरा बिंदु है क्षेत्र। तो अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी अपने जीवन के किसी क्षेत्र में भी, किसी स्थान में भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिक्षा ग्रहण करने का तात्पर्य सिर्फ किताबी ज्ञानों को प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। जीवन के अनुभवों को सीखना ही शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित अनुभवों को ही सीखता है और वह कहीं भी, किसी भी उम्र के पड़ाव पर और किसी भी तरह से सीख सकता है। अवधि की बात करेंगे। हम औपचारिक शिक्षा में भी अवधि की बात किए थे। तो अनौपचारिक शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और जीवन भर चलते रहती है। इसके विपरीत हमने औपचारिक शिक्षा में पढ़ा था कि उसके लिए निश्चित अवधि होती है, निर्धारित समय सीमा होती है कि इसी के अंतर्गत आपको ये शिक्षा ग्रहण करनी है। अनौपचारिक शिक्षा की अवधि कोई निश्चित नहीं होती है, वह जीवन पर्यंत चलते रहती है, अबाध रूप से अग्रसर होते रहती है। हम विश्लेषण के दौरान प्रवेश की बात किए थे हम औपचारिक शिक्षा में, तो यहाँ भी हम प्रवेश की बात करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश की आवश्यकता है और जब हम किसी विद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश पाते हैं तो हम निकास भी पाते हैं। हम एक निश्चित अवधि तक पढ़ाई करने के उपरांत वहाँ से अपना प्रमाण पत्र लेकर चले जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में न प्रवेश का कोई ये है, न प्रवेश का प्रश्न है और ना ही निकास का प्रश्न है। इसका कोई भी औपचारिक लक्ष्य नहीं होता है। इस शिक्षा को ग्रहण करने का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। इन छोटे छोटे बातों को सीखकर व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाता है। औपचारिक शिक्षा में विषयों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, पाठ्यक्रम का ज्ञान आदि आदि बातें सम्मिलित हैं, पर अनौपचारिक शिक्षा में जीवन के अनुभवों को सीखना है और जीवन के अनुभवों को सीखने का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। साधन, औपचारिक शिक्षा में हम देखे थे कि साधन कौन है भाई? शिक्षक हैं। लेकिन यहाँ कोई साधन नहीं है। स्कूल कॉलेज भी वहाँ साधन थे, लेकिन यहाँ कोई साधन नहीं है। व्यक्ति एक चींटी से भी सीख सकता है, एक तिनके से भी सीख सकता है, यानी सीखने का कोई स्पष्ट साधन यहाँ निश्चित नहीं है। अभिकरण की बात करें तो औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम स्कूल कॉलेज अध्यापक के संपर्क में आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु अनौपचारिक शिक्षा घर, परिवार, आस पड़ोस, खेल का मैदान, रेलवे स्टेशन, बाजार इत्यादि तमाम जगहें हैं जो हमें शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं और अनौपचारिक शिक्षा में हम कहीं से कुछ भी सीख लें, किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर लें तो वही हमारा साधन बन जाता है। इस प्रकार
शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में हम घर, परिवार, खेल का मैदान, समाज इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। यहाँ संस्था की बात करें तो इसके पीछे कोई संस्था नहीं होती, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये संस्थाएं हैं, वहाँ जाकर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। जागरूकता, अनौपचारिक शिक्षा हेतु न शिक्षक जागरूक होता है और न शिक्षा न लेने वाला जागरूक होता है और न ही देने वाला जागरूक होता है। इसमें कोई जागरूकता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ समय की बात करें, अवधि की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने में किसी अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय प्राप्त हो जाती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अध्यापक, अनौपचारिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। इसमें व्यक्ति, अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अनायास ही किसी भी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तो जिस माध्यम से, जिस साधन से वह शिक्षा ग्रहण करता है, वही अध्यापक है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित साधन नहीं होता। और स्थान की बात करें तो निश्चित स्थान भी नहीं होता। वातावरण की बात करें तो औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने हेतु कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ स्वाभाविक वातावरण होता है, वास्तविक वातावरण होता है। मान लीजिए अगर बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं और वहाँ खेलने के क्रम में उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव आता है, वो उसको सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, सहयोग की भावना का विकास होता है, ये सभी तमाम बातें सीखते हैं, तो वो खेल का मैदान जो है वातावरण है। और खेल का मैदान जैसा वातावरण कृत्रिम नहीं बनाया जा सकता। वहाँ स्वाभाविक रूप से बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे सहयोग की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना जैसी बातों को स्वतः सीख रहे हैं, स्वतः ग्रहण कर रहे हैं। यानी औपचारिक शिक्षा कृत्रिम वातावरण के अंतर्गत अपना रूप प्रदान करती है और अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक वातावरण के अंतर्गत संपन्न होती है। इस शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई साधन नहीं, कोई विधियां नहीं होती। अनुभव और दूसरे के साथ अंतर क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम कि एक बच्चा आग के पास जाता है, तो हम उसके मन मस्तिष्क में इस कदर बैठा देते हैं कि नहीं, आग गर्म है, उसको छूने से हाथ जल जाएगी। ये क्या है? हमारा अनुभव है, उस बच्चे तक पहुंचा रहे हैं और मेरे ही उस अनुभव पर बच्चा सीख रहा है। ये अनुभव प्रदान करने वाला वहाँ कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा में अनुभव प्रदान करने के लिए कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित अध्यापक नहीं होता। किसी से भी कोई भी सीख सकता है। अनुशासन, इसमें कोई अनुशासन नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा अनायास ही कहीं भी किसी भी तरह से ले ली जाती है, तो अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे जो हैं, बच्चे के व्यक्ति भी किसी अनुशासन का कोई मानदंड का पालन नहीं किया जाता है सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। लेकिन औपचारिक शिक्षा में कठोर अनुशासन होता है। पाठ्यक्रम की बात करें तो औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक सचेत होकर पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, पाठ्यक्रम की
कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना पाठ्यक्रम की ही ये शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। मानव संसाधन। अनौपचारिक शिक्षा में भरपूर मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है, क्योंकि व्यक्ति इनमें कहीं से किसी से भी सीख लेता है, तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए मानवीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग होता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।